सारे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें ले रखे हैं, ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस वेयर योर सक्सेस इज गारंटीड। आइए देखते हैं। देखिएगा, अर्ली मिडीवल इंडिया, देखिए क्या हुआ था। जो हमारा मिडीवल इंडिया है, इसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक्चुअली बांटा क्या गया है, जो इसके फैक्ट्स और डिटेल्स हैं वो ये बताते हैं कि दो पार्टों में बटा है। पहला एक अर्ली और दूसरा एडवांस। ठीक। देखिएगा, अर्ली में क्या था, बहुत सारी चीजें फ्रेगमेंटेड लेवल पे थी। कोई भी चीजें मतलब एक पार्टिकुलर या किसी ने बहुत ज्यादा समय तक रूल किया, ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर ऑल जो मिडिवल था, उनके जो कल्चर और जो एक लड़ने की प्रैक्टिस, जो उनके किंगडम्स थे, वो प्री मिडिवल से में काफी ज्यादा डिफरेंस था। इसलिए इन दोनों को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कल्चर डिफरेंसेस, उनकी जो सेना की थी, जो शस्त्र वो लोग यूज करते थे, तो इन दोनों में ही काफी एक डिफरेंस था। लेकिन क्योंकि ये एंशिएंट नहीं कहे जाएंगे, इसलिए मिडीवल को हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा, जिसमें एक हो गया अर्ली और एक हो गया एडवांस। तो आइए अर्ली में देखते हैं कौन कौन थे। देखिएगा, एक मैप समझ लीजिएगा। ये हमारे पुष्य भूति थे। ये जनरली आपका ये हरियाणा, पंजाब, ये जगह इन्होंने कवर कर रखी है। दिल्ली भी उस समय खैर दिल्ली का इतना वो नहीं था। मौखारी रूलर्स जो थे वो हमारे कन्नौज के रूलर थे। देखिएगा, गुप्ता के बाद ही प्री मिडीवल हिस्ट्री एक तरह से स्टार्ट हुई थी। तो उस समय जब गुप्ता फ्रेगमेंट हो चुके थे, छोटे छोटे पार्टों में फूट चुके थे, तो कुछ जो गुप्ता रूलर थे वो यहाँ पे देखिएगा प्रयाग और यहाँ से असम, बंगाल, इन सब जगहों पे इन्होंने अपना स्थापित बना रखा था। मैत्रिका रूरल्स थे हमारे वल्लाभी में। वल्लाभी इस समय आप देख सकते हैं मैप में, ये हमारा कुछ गुजरात का इस तरह से है। तो ये लोग हमारे गुजरात में पाए जाते थे। उसके बाद चालुक्य, बादामी की हो गया, पल्लवा हो गया, चेहरा, पांड्या, ये सब लोग हो गए। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। हालांकि सीजन में पूछा नहीं जाता, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में इसको पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपकी नॉलेज के लिए एक बार दिखा दिया था। आइए देखते हैं। देखिएगा, नॉर्दर्न इंडिया जो था, उस समय प्री मिडिवल इंडिया दो पार्ट में बटा हुआ था, एक नॉर्दर्न एक साउदर्न। तो जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था, उसमें 600 से लेकर 700 सेंचुरी में जो मेन रूलर्स उभर के आए थे वो थे पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, एक थे मैत्रिका और दूसरे तीसरे थे मौखारी। 750 से 1000 सेंचुरी में प्रतिहार आए थे। फिर पल्लाज ऑफ बंगाल, राजपूता, सलेमा डायनेस्टी ऑफ असम और ईस्टर्न गंगा ऑफ ओडिशा थे। और साउदर्न इंडिया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दो पार्टों में प्री मिडिवल को बांटा गया है, तो जो साउथ में थे ये एक डिकैन और दूसरे साउथ इंडिया। और 850 से 1200 में चौहरा, चेहरा और पांड्या थे। देखिएगा, इनको 750 से 800 में जो 100 सेंचुरी का गैप हुआ है, उसमें बहुत जो रूलर्स थे वो ऐसा नहीं कि उनका स्थापित था, वो एक फ्रेगमेंटेड उसमें थे। छोटे छोटे पार्टों में कई सारे रूलर थे। तो जो मेन रूलर थे वो 600 से 750 में डिकैन और साउथ इंडिया, और 850 1200 में चोला, चेहरा और पांड्या। तो आइए देखते हैं। तो पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पुष्यभूति कौन थे, क्या थे। देखिएगा, रूरल फैमिली टू गेन प्रोमिनेंस आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता वाज दैट ऑफ पुष्यभूति। देखिएगा, गुप्ता साम्राज्य जो था, एक तरह से एंशियंटी में आता था। जब इनका डाउनफॉल हुआ, तो जो फैमिली, रूलिंग फैमिली उभर के आई थी, वो थी पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर। इनके बारे में दो मेजर हिस्टोरिकल सोर्सेस बताते हैं, जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि इन लोगों का रूल था। उसमें से जो पहला है वो था हर्षा चरित्र। ये बायोग्राफी थी हर्षा की, मतलब हर्षवर्धन जो उस समय के पुष्यभूति के मेन राजा थे और जो सबसे पावरफुल राजा थे, उनकी बायोग्राफी है, जिसको हर्षा कोर्ट के पोएट ने, बैनाभट्ट ने लिखा हुआ था। और दूसरा ट्रेवलॉग्स ऑफ चाइनीज पिलग्रिम हुसैन तसेंग। देखिएगा, ट्रेवलॉग क्या होता है, ट्रेवलॉग कहा जाता है सफरनामा। उस समय जो बाहर के लोग थे वो हमारे भारत में आते थे और यहाँ पे क्या है, यहाँ का एक कल्चरल क्या है, लोग कैसे जीते, उनके बारे में लिखते थे। तो उस समय पुष्यभूति के टाइम पे आए थे हुसैन तसेंग, जिन्होंने लिखा था ट्रेवलॉग, और अपने समय के चाइनीज पिलग्रिम जो थे, तो उसने उन्होंने भी पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर के बारे में मेंशन किया है। ये डायनेस्टी केम इनटू प्रोमिनेंस विद द एसेशन ऑफ प्रभाकर वर्धना। जब प्रभाकर वर्धना इस डायनेस्टी के राजा बने थे, तब ये डायनेस्टी उभर के आई थी। हु वॉज एबल, मतलब प्रभाकर वर्धना जो थे वो डिफीट किए थे ह्यूनास, और अपनी पोजीशन स्ट्रेंथ किए थे पंजाब और हरियाणा। देखिएगा, ये अभी हमने आपने को मैप में भी दिखाया था, ये देखिए, ये पंजाब और हरियाणा में ही पुष्यभूति का मेन जो किंगडम था वो बसा हुआ था। ठीक, ये पढ़ लीजिए, आगे देखते हैं। सो प्रभाकर वर्धना, फोर्थ किंग ऑफ द डायनेस्टी हु एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ पुष्यभूति। देखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पुष्यभूति थानेश्वर उभर के आई थी वो थी प्रभाकर वर्धना के टाइम। लेकिन प्रभाकर वर्धना हमारे प्रोमिनेंट या मेन रूलर नहीं थे। ये थे 1 2 3 4, ये चौथे रूलर थे हमारे।
पहले जो 3 रूलर थे उनके बारे में कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस हम लोगों के पास नहीं मौजूद है, या हो सकता है कि वो जो रूलर्स उस समय के हुआ करते थे वो इतने काबिल नहीं थे कि जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो कि उनके बारे में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हो। तो खैर जो भी बात हो, ये प्रभाकर वर्धना फोर्थ किंग थे और इन्होंने ने एक्चुअली पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। Established important maritime alliances with the Maukhari of Kannauj by marrying his daughter Rajashri to Maukhari ruler of Grahavarman। देखिएगा था क्या, जो प्रभाकर वर्धना थे, इन्होंने पहले के समय में हम लोग शादी करके एक दूसरे से अपने रिलेशन को स्ट्रेंथ देते थे। उससे क्या होता था, हम एक दूसरे के जो एक बाउंड्री होती थी उसको टच नहीं करते थे, और एक एक तरीके से पूरी बाउंड्री हमारी हुई, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार बन जाते थे मैरिज के थ्रू। तो प्रभाकर वर्धना ने क्या किया था, जो मौखारी रूलर थे कन्नौज के, उनको अपनी बेटी जिसका नाम था राजश्री वो दे दी थी। मौखारी रूलर ग्रहवर्मन को अपनी बेटी राजश्री इन्होंने दे दी थी, शादी कर दी थी। आफ्टर हिज डेथ हिज एल्डर सन राजवर्धन केम इनटू द थ्रोन। प्रभाकर वर्धना के बाद राजवर्धन ने गद्दी संभाली थी। राजवर्धना ट्रेचरी स्किल बाय शशांका द किंग ऑफ गौर बंगाल एंड। देखिएगा, जब राजवर्धना जो इन प्रभाकर वर्धना के बाद बने थे, उनको चुपके से शशांका जो कि एक किंग था गौर का, बंगाल और बिहार राज्य का, उसने इनको मार दिया था। प्रभाकर इज वेल नोन फॉर वेरियस मिलिट्री एक्टिविटीज। प्रभाकर वर्धना वेरियस मिलिट्री विक्ट्रीज। देखिए, प्रभाकर वर्धना ने बहुत ही सारी युद्ध जो लड़े थे, इसलिए इनका नाम काफी फेमस था। और आफ्टर ऑल ये सही बात भी है, इन्होंने युद्ध लड़ा होगा, जीता होगा, तभी जाके इन्होंने एक पुष्यभूति डायनेस्टी बनाई। आगे देखते हैं। तो प्रभाकर वर्धना के बाद आए थे राजवर्धन, देखते हैं इनके बारे में। आफ्टर सक्सेशन राजवर्धन लेफ्ट द रीजन ऑफ गवर्नेंस इन द हैंड्स ऑफ हर्षवर्धन। देखिए, राजवर्धन ने क्या किया था, हर्षवर्धन को अपनी गद्दी सौंप दी थी, क्योंकि उन्हें ही हैड टू अंडरटेक अ कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ मारवा देवगुप्ता एंड शशांका रूलर ऑफ गौर। क्योंकि इन्हें देवगुप्ता, शशांका, इन लोगों के ऊपर चढ़ाई करनी थी, क्योंकि अभी हमने पहले बताया इन्होंने ट्रेचरी चुपके से मौका जो इनकी बहन के हस्बैंड थे उनको मार दिया था। they had impressed their sister राजश्री and killed her husband ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन को इन्होंने मार दिया था, और जो इनकी बहन थी राजश्री उसको इन्होंने बंदी बना लिया था। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए और इन देवगुप्ता और शशांका से बदला लेने के लिए इन्होंने चढ़ाई की थी, और उस समय के दौरान ये अपनी गद्दी सौंप गए थे हर्षवर्धन को। आगे देखते हैं। ही डिफीटेड द मालवा आर्मी एंड किल्ड देवगुप्ता। इन्होंने मालवा आर्मी को हराया था और देवगुप्ता को मार डाला था। मतलब जैसे ये इनके और इनके युद्ध लड़ने गए थे, क्योंकि इन्होंने राजश्री को बंदी बना लिया था। तो जब ये लोग युद्ध लड़ने गए, तो जो मालवा आर्मी थी जिसका कंट्रोल देवगुप्ता के पास था, इन्होंने इस मालवा आर्मी को हरा के देवगुप्ता को मार दिया। लेकिन शशांका ने इनको मार दिया, हु वाज आल्सो कट द बॉडी एंड ऑक्यूपाइड कन्नौज। लेकिन अफसोस, शशांका जो थे, जो गौर का रूलर था, उन्होंने इनको मार दिया था। और ही वॉज शशांका ने जो बौद्ध ट्री था उसको और कन्नौज दोनों को ही ऑक्यूपाई कर लिया था। आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है हर्षवर्धन का रेन। लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया, अलसेवाइट, मतलब ये शिव जी के भक्त थे। ही सपोर्टेड बुद्धिज्म। इन्होंने गौतम बुद्ध के जो कल्चर, जो रिलीजन था, उसको भी सपोर्ट किया था। एंड मेड जनरस एंडोमेंट टू बुद्धिस्ट। और इन्होंने बुद्धिज्म के जो प्रैक्टिस करते थे उन लोगों को भी बढ़ावा दिया था। वेल नोन लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, इनको जो है लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था, ड्यू टू द मिलिट्री विक्टरीज और जो भी इन्होंने एडवांसेस उस समय अपने समय में किए थे, इस वजह से इनको वेल नोन लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहा गया है। वेल नोन लॉर्ड ऑफ द मतलब होता है ये नॉर्थ के भगवान के नाम से बहुत अच्छे से जाने जाते थे। आगे देखते हैं। देखिए, इनकी हिस्ट्री क्या थी। हर्षा असेंडेड द थ्रोन एट 16 इयर्स ऑफ एज। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रभाकर वर्धना के बाद ग्रह राजवर्धन आए। देखिएगा, एक सेकेंड। देखिए, राजवर्धन आए, इनको युद्ध लड़ने जाना था देवगुप्ता और शशांका से, तो इनकी मजबूरी थी, तभी इन्होंने अपना जो रूल था वो हर्षवर्धना को दे दिया था। तो जब इन्होंने 16 ईयर की एज में अपना युद्ध संभाला एज इज ब्रदर राजवर्धन, क्योंकि राजवर्धन को जाना था शशांका को मारने के लिए, क्योंकि उसने उनकी बहन को बंदी बना रखा था कन्नौज में। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। 16 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छा योद्धा और एक काबिल राजनीतिज्ञ साबित किया। He marched towards Kannauj and rescued his sister Rajashri, who was on the verge of committing sati। जब ये क्योंकि राजवर्धन तो उस समय हार गए थे युद्ध, तो ये बात उनको पहुंच चुकी थी। तो इन्होंने अपनी बहन को बचाने के लिए कन्नौज की तरफ पहुंच की। इन्होंने अपनी बहन राजश्री को बचा लिया था, जो कि सती कमिट करने जा रही थी। कन्नौज सब्सिक्वेंटली केम अंडर द सोवरेनिटी ऑफ पुष्यभूति। तो फाइनली जब इन्होंने
गौड़ को हरा चुके थे, शशांका को ये लोग हरा चुके थे, और जो उस समय कन्नौज के राजा थे उनको इनके भाई ने हरा दिया था। तो फाइनली जो कन्नौज था वो भी इनके अंदर, पुष्यभूति और थानेश्वर के अंदर आ गया। देखिएगा हर्षा किंगडम क्या था। He brought most of the North India under his control, as he brought the 5 Indus region, Punjab, Kannauj, Bengal, Orissa, Mithila, assumed the title of Shiladit। देखिए था क्या, पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इनका मेन प्रभाकर वर्धना ने स्टार्ट किया था वो था, एक तो पंजाब था आपका, ठीक, और दूसरा हरियाणा, और उससे उससे एडजॉइनिंग एरिया जो होंगे उस पे इन लोगों का मेन राज्य चलता था। लेकिन जब हर्षा आए तो इन्होंने धीरे धीरे करके पंजाब तो इनके पास था ही, लेकिन फिर इन्होंने कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को भी अपने अधीन कर लिया, और जो टाइटल इनको मिला वो था शिलादित्य। आगे देखते हैं। देखिएगा ये पहले हम लोग जानते हैं कि आज भी जो हिस्टोरिकल एविडेंस हम लोगों को मेजोरिटी मिलते हैं वो मिलते हैं एक शिलालेख के थ्रू। तो उस समय शिलालेख जो हर्षवर्धन के नाम था वो था नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इसको याद कर लीजिएगा, ये हर एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नौससी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। तो इसको पढ़ेगा, ही वॉज विक्टोरियस अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ऑल्सो डिफीटेड द वल्लभी किंग ध्रुवा सेना। देखिएगा इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में जो मेन पॉइंट लिखे हैं वो क्या था कि वो उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी जो सिंध थे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब सपोज ये है आपका भारत, ठीक, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो जो नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा सिंध पड़ता था, तो उस समय जो सिंध के रूलर थे उस पे इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, और इन्होंने वल्लभी किंग, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये ये है आपका गुजरात, यहाँ के वल्लभी किंग हुआ करते थे, उसको भी इन्होंने डिफीट किया था। उस समय जो राजा जिनको इन्होंने डिफीट किया था उनका नाम था ध्रुवा सेना टू। एक सेकेंड आगे देखते हैं। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलाकेशिन टू। देखिएगा हर्षा जो थे उन्होंने जितनी भी युद्ध लड़े थे उसमें वो किसी भी युद्ध में हारे नहीं थे, उसमें सभी में उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, और उसी का वजह ये थी कि उन्होंने अपना एक जो नॉर्थ था उसमें अपने राज्य को बढ़ा दिया था, और इसी वजह से उनको लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डिफीटेड बाय द पुलाकेशिन टू, जो वेस्टर्न चालुक्य के थे बदामी के, ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा के किनारे इनको हराया गया था पुलाकेशिन टू के थ्रू। पुलाकेशिन टू कौन थे, ये वेस्टर्न चालुक्य किंग थे बदामी के। देखिएगा इनके एम्पायर के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली इनका एम्पायर किस तरह का था। हर्ष एम्प्लॉय इंक्लूड थानेश्वर, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, कन्नौज, अहिच्छत्र, श्रावस्ती और प्रयागराज इनके अधीन में था। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इनटू मगधा और उड़ीसा, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा मगध और उड़ीसा में भी इन्होंने अपने राज्य को बढ़ा दिया था। द कैपिटल ऑफ द हर्षा वॉर ओरिजिनली थानेश्वर बट शिफ्टेड टू कन्नौज। देखिएगा पहले इनकी थानेश्वर थी, इसलिए इनको नाम भी दिया गया पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, जिससे इनकी हिस्ट्री में नाम है। लेकिन बाद में जो कैपिटल थी वो कन्नौज को इन्होंने बना ली थी, और ये कन्नौज की कैपिटल किसने बनाई थी, अब हर्षवर्धना ने ही कन्नौज को अपनी एक कैपिटल बनाई थी। नर्मदा वॉज साउथ बाउंड्री। देखिएगा क्योंकि नॉर्थ के राजा थे तो जाहिर सी बात है साउथ में तो गए नहीं होंगे, साउथ में कोई और था, तो जो नॉर्थ और साउथ की उस समय बाउंड्री हुआ करती थी इनके समय वो थी नर्मदा। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार पेपर में पूछा जा गया है। तो नर्मदा वॉज इनकी जो साउथ इंडियन थी उसकी बाउंड्री थी। देखिए इनके वेस्ट में क्या थे, वेस्ट और ईस्ट में क्या थे। देखिएगा वेस्ट में जो थे किंग ऑफ वल्लभी एक्सेप्टेड डोमिनेशन, अभी हम लोगों ने बताया ध्रुवा सेना टू को इन्होंने हराया था, तो इन ऑब्वियसली इनका डोमिनेशन वहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था, और वेस्ट में भी एक तरह से वो इनके अधीन ही था। और ईस्ट में जो था वो थे किंग ऑफ कमरूपा, कमरूपा असम के थे, भास्कर वर्मा ध्रुवादुत्ता एक्सेप्टेड हिज ओवरलॉर्डशिप, इन लोगों ने भी इनकी ओवरलॉर्डशिप स्वीकार कर ली थी। तो आफ्टर ऑल ये गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, ये वेस्ट नहीं होगा, ये होगा आपका ईस्ट और ये होगा आपका वेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक थी ये। The forest type of Vindhyas regularly paid tribute to Harsha and also helped him in military support। जो विंध्याचल था, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विंध्याचल जो माउंटेन रहते हैं वो नर्मदाई के पास में, तो ये एक तरह से इनकी बाउंड्री थी। तो उस समय जो विंध्या ट्राइब्स थे वो उन्होंने हर्षा की बहुत मदद करी थी मिलिट्री उसमें, और ये हमेशा ट्रिब्यूट भी पे किया करते थे हर्षा को। ट्रिब्यूट उसमें होता था कुछ पैसा दे दिया, या जो उस समय खेती बाड़ी हुई थी उसका कुछ हिस्सा इनको दे दिया करते थे लोग। सम ऑफ द सबऑर्डिनेट हुआ टाइटल such as Samantha and Raja used the Harsha era of 606 century, which was the year of accession of हर्षवर्धना। देखिएगा कुछ सबॉर्डिनेट रूलर थे जो इसमें इन्होंने, हर्षवर्धना ने एक तरह से कब्जा नहीं किया था, या ये कह ले कि उनके अधीन थे कब्जा, वो लोग खुद ही ने उनकी ओवरलॉर्डशिप स्वीकार कर ली थी। तो उन्होंने भी हर्षा एरा को
टाइटल से समानता है, उन्होंने भी हर्षा एरा को ही माना गया है। ठीक है, हर्षा एरा बेसिकली होता क्या था, जैसे जो समानता और राजा हुआ करते थे, ये एक टाइटल यूज करते थे उस समय बड़े लोग, वो लोगों ने भी हर्षा एरा को यूज किया है। अब हर्षा एरा देखिए, बहुत सारे हम लोगों के यहाँ कैलेंडर चलते थे, तो उस समय के जो राजा थे उन्होंने एक हर्षा एरा को अपना माना था, और यही टाइटल्स वो लोग यूज करते थे उस समय के लोग। हिशन त्संग कौन थे, देखिएगा ये एक ट्रेवलर थे जो चाइनीज थे, आए थे हर्षवर्धन के उसमें, और जो मेन इन्होंने अपना लिखा था सफरनामा, इंग्लिश में उसको ट्रेवलॉग कहते हैं। इन्होंने अपना सफरनामा लिखा था, उसमें सारी इन्होंने मेन मेन बातें, हर्षवर्धन कैसे थे, क्या राजा थे, और उस समय का जो पुष्यभूति था उनका किंगडम कैसा था, उस बारे में लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं। ये थे इस तरह की, ये छत लगाया करते थे एक अपने, ये कुछ होगा उस समय का इनका रिवाज या बैग वैग जो होंगे, तो इस तरह की एक छत टाइप की इनकी रहती थी। देखते हैं, ये एक चाइनीज प्लेटियन थी, ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। इनको प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा गया है हुसेन तशंग को, जो कि एक चाइनीज थे। सी यूकी के ऑथर थे, इन्होंने सी यूकी लिखी थी। भारत में आए थे 629 से 629 में आए थे, और 644 तक ये यहीं रहे थे। ही अर्न हर्षा फ्रेंडशिप, इन्होंने हर्षा की दोस्ती अर्न की थी। अर्न मतलब हर्षा ने एक तरह से उनको अपना दोस्त मान लिया था। और जब ये गए तो विविड अकाउंट, मतलब काफी ज्यादा संक्षेप दे के गए भारत कन्नौज की ब्यूटी, उसकी भव्यता और प्रॉस्पेरिटी, मतलब उसकी समृद्धि, कन्नौज की सुंदरता, समृद्धि और बड़ा मतलब ग्रैंड्योर, मतलब विशाल कि कन्नौज कैसा था, क्या चीजें थी, इस सब बारे में उन्होंने एक विविडली विविडली एक्सप्लेन किया है अपने सफरनामा में। He gives a detailed account of grand assembly held at कन्नौज in 643। देखिएगा, दो असेंबली हुई थी, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, एक कन्नौज में हुई थी और एक प्रयागराज में हुई थी। तो जो कन्नौज की असेंबली है, जो कि हुई थी 643 में, वो एक बहुत ही बड़े पैमाने की असेंबली हेल्ड की गई थी हर्षवर्धन के थ्रू। तो उसका भी इन्होंने अकाउंट इसमें दिया है अपनी बुक में। देखिएगा कन्नौज असेंबली आइए क्या था। असेंबली वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। तीनों ही लोगों के थ्रू, हिंदू, जैन और बुद्ध के थ्रू ये अटेंड की गई थी। देखिए उस समय मुस्लिम कल्चर नहीं था यहाँ पे, केवल बौद्ध, जैन और हिंदुओं का कल्चर हुआ करता था। अरब तो ये लोग बहुत बाद में आए। इन दिस जिंगजुआन along with other gave discourses on महायान डॉक्ट्राइन। देखिएगा महायान हम लोगों ने पढ़ा, बुद्ध के बारे से रिलेटेड थी। तो जब सब लोग आए थे तो सबने अपने विचार विमर्श किए थे, तो उसमें महायान डॉक्ट्राइन थे, उन्होंने अपने बारे में महायान डॉक्ट्राइन के बारे में बताया था कि क्या है, इनकी एक एक चैन क्या है, इन सब से रिलेटेड। दिस ग्रैंड कॉन्क्लेव वाज आल्सो अटेंडेड बाय वेरियस सबऑर्डिनेट किंग इंक्लूडिंग दोज ऑफ वल्लभी और असम। देखिएगा बहुत बड़े पैमाने पर असेंबली हुई थी, जिसमें बहुत सारे रूलर्स भी आए थे, उसमें जो मेन थे वो थे वल्लभी और असम के। ह्यूज टावर विद अ गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर ओकेजन व्हिच वाज लेटर वर्शिप्ड बाय हर्षा हिमसेल्फ। देखिएगा एक गोल्डन स्टैचू जो अभी भी आपको शायद मिलेगा, उसके कुछ कर्ण या संक्षेप वो रुइंस अभी भी वहाँ पे मौजूद है कन्नौज में। तो उसका एक एरिया सरकार ने बना दिया है। तो खैर उस समय ह्यूज टॉवर था, गोल्डन स्टैचू जो था वो वहाँ पे इरेक्ट किया गया था, और उसको हर्षा ने खुद भी वर्शिप किया है बाद में जब ये हो गया। प्रयागराज असेंबली देखिए क्या था। हर्षवर्धन एक्चुअली स्टार्टेड संगम व्हाट यू सी टुडे एज प्रयागराज असेंबली। देखिएगा एक्चुअली हम लोग प्रयागराज जो आज बताते हैं एक संगम होता है हर हर कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो एक्चुअली ये था क्या, ये हर्षा ने स्टार्ट किया था। हालांकि उस समय एक रिलीजन से इनका लेना देना नहीं था, वो जस्ट एक रिलीजियस पर्पस थी जिसकी वजह से इन्होंने ये स्टार्ट किया था, और ये बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया था, और फिर यही धीरे धीरे आगे चल के एक बहुत बड़ा ही संगम का इसने रूप लिया। He used to celebrate a solemn festival at Prayag at the end of every बार। हर 5 साल में ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाते थे। तो देखिए होता क्या है, प्रथा चालू होती है, वो छोटे पैमाने पे होती है, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली होती है तो लोग उस पर इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं। तो वो जो छोटे पैमाने पे होती है, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जो छोटे पैमाने पे होती है थोड़ी बड़े पैमाने पे। मैं मान लो पहले 2 दुकानें लगती थी, अब 3 दुकानें लगने लगी, आने वाले समय में 4 10, तो धीरे धीरे बड़ी होती गई। और उम्मीद है कि आज जो भी लोग गए होंगे वो जानते हैं प्रयागराज में जब संगम होता है तो क्या हालत होती है। तो ही ऑल्सो हेल्ड द महामोक्ष परिषद एट इलाहाबाद। इन्होंने महामोक्ष परिषद जो था वो भी इलाहाबाद में हेल्ड किया था। द इमेज ऑफ द बुद्ध सन शिव वर वर्शिप। उस समय जब ये असेंबली को कंडक्ट करवाई गई थी तो उसमें बुद्ध, सन और शिवा की थी, इन लोगों को पूजा गया था। गिफ्ट ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल वर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिएगा चैरिटी, जब यहाँ पे एक बहुत बड़ी असेंबली ऑर्गेनाइज की गई
तो तमाम रिलीजियस गुरु ये सब लोग भी आए थे, और कुछ गरीब या कुछ बेसहारा टाइप के लोग आए थे, तो उनको वैल्यूएबल आर्टिकल्स और इनके कपड़े जो है चैरिटी के रूप में इनको दिए गए थे। आगे देखते हैं। देखिएगा हर्षवर्धन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो उसको देखते हैं। वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट्स एंड लर्निंग एंड वीणा प्लेयर। देखिएगा हर्षवर्धन जो थे ये आर्ट्स और लर्निंग के काफी दीवाने थे, और ये खुद भी बहुत काबिल थे। वीणा एक प्लेयर थे। वीणा उस समय का देखिए इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का। उस समय सितार और ये सब जो थे उससे पहले वीणा ही चलते थे। आपने देखा होगा सरस्वती माता की जो फोटो होती है उसमें जो ये शस्त्र लिए रहती है, हाँ, उसको कहते हैं वीणा। तो वो वीणा प्लेयर थे। उन्होंने खुद भी 3 ड्रामा लिखे थे, जिसको पहला नाम दिया गया प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागंदा। ये 3 प्ले जो थे वो इन्होंने लिखे हुए थे। रत्नावली क्या था, ये एक तरह से रोमांटिक और कॉमेडी का मिक्सचर था। जो नागानंदा था बेस्ड ऑन द बोधिसत्व एंड जीमूतवाना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक रिलीजियस उसमें था, ठीक है। और ये जो रत्नावली था ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रोमांटिक और कॉमेडी नॉवल हुआ करती है, और प्रियदर्शिका कुछ एक तरह का ड्रामा था। ही ऑल्सो वर्क ऑन ग्रामर में भी इन्होंने काम किया है, और सूत्र वर्क भी इन्होंने लिखे हुए हैं 2। इट इज presumed that he himself composed of the text of the 2 inscription मधुबन और बंसखेड़ा। देखिएगा बहुत तरह के उस समय के इंस्क्रिप्शन होते थे, सबको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो 2 थे मधुबन और बंसखेड़ा के इंस्क्रिप्शन, इनमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट हम लोग लिखते थे। तो इन दोनों में जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको जो इन्होंने ही का मतलब प्रेज्यूम्ड कहा गया है कि ये जरूरी नहीं कि इन्होंने, लेकिन क्योंकि जो फैक्ट्स और वो सब वहाँ के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि इन्होंने खुद मधुबन और बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में ही के जो टेक्स्ट हैं वो खुद लिखे गए। स्टैब्लिश लार्ज मोनेस्ट्री एट नालंदा में इन्होंने बहुत बड़ी एक मोनेस्ट्री स्टैब्लिश करी थी। बेनाबत्ता जो ऑथर ऑफ हर्षाचलित और पर्वती परिणय था, बानाबत्त थे इनके। मयूरा ऑथर ऑफ मयूरक्षक था। रिनरोन ग्रामेरियन मयूर थे। भारती हरि ऑथर ऑफ वक्पति। मतंग दिव्यकरा वर द accomplished राइटर एट हिज कोर्ट। देखिएगा इन्होंने मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की थी नालंदा की, एक बात हो गई। अब देखिएगा ये जो बैना भट्ट थे, फिर ये एक मयूर थे, मयूरा। उसके बाद एक भर्तृहरि, भारती हरि, और एक ये मटंगा दिवाकरा। ये 4 नाम देखिएगा, ये 4 नाम थे। ये उस समय इनके कोर्ट में राइटर्स हुआ करते थे। देखिएगा क्योंकि शौकीन थे एक इसके, अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे आर्ट्स एंड लर्निंग के, तो ये जो 4 थे ये इनके एक कोर्ट में राइटर हुआ करते थे। अब ये राइटर फेमस क्यों थे, क्योंकि जो बैनाभट्ट थे उन्होंने हर्षाचरित और पर्वती परिणय लिखा था, और जो मयूरा था उन्होंने मयूरा शतक लिखा था, और भारती हरि जो थे वो एक काफी फेमस ग्रामेरियन थे, इन्होंने वक्पतिदीप लिखा था। और मतंग दिव्यकारा ये सब एक एक्म्प्लिश्ड राइटर थे इनके समय के। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे चाइना में एज इज कंटेम्प्रेरी टैंग एम्परर। मतलब उस समय के जो थे इनके साथ के टैंग एम्परर, उन्होंने 3 एम्बेसी मतलब 3 दूत अपने भेजे थे कोर्ट में इनके। वैंग ह्यून केम टू इंडिया इन 647 व्हेन हर्षा वाज नो लॉन्गर अलाइव। वैन हिजू तिशिन वैन वैंग ह्यून तिशी जो थे वो भारत आए थे 647 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर्षा तब नहीं रहे थे। देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, सेना कैसी रहेगी, कौन गाइड करेगा, या सेना कौन कौन उसके जो मेजर हेड होंगे, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो हर साहब पर्सनली इसको सुपरवाइज किया करते थे। उस बात के समय के नहीं जो वजीर और इन सबको राजा लोग जिम्मेदारी दे रहे थे, वैसा नहीं, हर्षा खुद ही सब कुछ देखा करते थे। हर्षा गवर्न हिज एम्पायर ऑन ऑलमोस्ट द सेम लाइक। देखिएगा गुप्ता के बाद ये लोग आए, तो उस समय जो मेन रूल उस समय चल रहा होगा गुप्ता का ही चल रहा होगा, तो जो कहीं ना कहीं कल्चर बिलोंगिंगनेस और जो टैक्टिस थे वो गुप्ता की ही कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी। तो हर्षा ने भी अपने जो गवर्न किया था एम्पायर को वो उसी लाइन में किया था, जो गुप्ता कुछ खास अंतर नहीं था। हाँ बस अंतर ये था कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन मोर फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज था। मतलब देखिए गुप्ता को हम लोग जानते हैं कि उन्होंने जो अपना रूल था वो एक डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में किया था, लेकिन जो हर्षवर्धन आए थे उन्होंने अपने इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन इसको और डिसेंट्रलाइज कर दिया। मान लीजिए गुप्ता जो थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था, सपोज वो इन्होंने 2 लेवल में डिसेंट्रलाइज कर रखा था, ठीक। लेकिन जो हर्षा आए उन्होंने इसको और एक्सपेंड किया। तो समझ लीजिए अगर ये लोग 2 करते थे तो इन्होंने इसको 3 लेवल में एक्सपेंड किया, ठीक, ऐसे समझिएगा 3 लेवल में इनको एक्सपेंड किया। He had a large army which was also supplemented by contributive force from feudatory
इनके पास खुद भी एक बहुत लार्ज आर्मी थी, लेकिन उसके बाद भी जो अदर इनके किंगडम्स थे सबॉर्डिनेट जो छोटे मोटे थे जिन्होंने उनकी ओवरलॉर्डशिप स्वीकार की थी, वो भी युद्ध के समय में अपनी सेना इनको भेज देते थे, मतलब एज अ बैकअप यूज करते थे। इनकी आर्मी में इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, चैरियट थे, एलिफेंट थे। देखिएगा, इन्फेंट्री जो पैदल चलते हैं, कैवलरी जो जिनके पास धनुष बाण होता था, चैरियट एक तरह से रथ हो गया, और एलिफेंट मतलब हाथी। देखिए ये चार चीजें मेजरली इनके आर्मी में हुआ करती थी। जो मिलिट्री कैंप जहाँ पे ये लोग लगाते थे भाई, जब हम लोग दूर दूर समय युद्ध करने जाते थे तो जहाँ पे हम लोग स्टॉप लेते थे उसको कहा गया स्कंदवरा। इसको ध्यान में रखिएगा। लैंड ग्रांट टू land grants to priests in lieu of their services. It is presumed that land grant to officer by charters in lieu of their salary probably began with हर्षा। देखिएगा, उस समय हम लोगों को कहा जाता था कि जो अकबर और इन सब के औरंगजेब के समय में बहुत आ गई थी, वो था गया था जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी में क्या होता था, जो भी आप सेवा राज्य को देंगे उसके उसमें आपको पैसा ना देके हम आपको जमीन दे देंगे। जमीन कुछ टाइम पीरियड के लिए होती थी, तो इसमें क्या है, आप उगाइए और खुद अपना कमाइए। और आफ्टर ऑल उस समय भी जमीन की वैल्यू हुआ करती थी। तो जो ये जागीरदारी सिस्टम एक जो बेसिकली बॉर्न हुआ था, वो बिगैन हुआ था हर्षा के समय में। चार्टर्स के थ्रू जो समय के ऑफिसर्स होते थे उनको सैलरी की जगह लैंड दी जाती थी। एक चार्टर मतलब एक तरह के कागजात में जो एक तरह का एग्रीमेंट होता था जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती थी। जो पंडित होते थे वो भी जो अपनी सर्विसेज उस समय देंगे उनके एवज में उनको लैंड ग्रांट की जाती थी। मतलब पंडितों को भी उस समय जो भी हवन या पूजा करवाएंगे उसके एवज में उनको जमीन दी जाएगी। हिचन तसंग रेवेन्यू हिचन तसंग जो थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इन्होंने बताया गया कि जो हम लोगों के हर्षवर्धना के समय का रेवेन्यू था वो 4 पार्टों में डिवाइडेड था। जो 1 पार्ट होता था वो किंग के लिए होता था, सेकंड पार्ट होता था स्कॉलर्स। स्कॉलर्स होते थे उस समय के सपोज बुद्धिस्ट के कुछ रिलीजियस गुरुज हो गए, या जैन के कुछ रिलीजन गुरु हो गए, या जो हिंदू थे उनके कुछ रिलीजन गुरु हो गए। तो इन सबको कुछ ना कुछ हिस्सा देना होता था। जो दूसरा पार्ट बना गया था वो स्कॉलर्स के लिए बना था। जो थर्ड पार्ट था वो ऑफिसर्स के लिए बना था, और जो फोर्थ पार्ट था रिलीजियस पर्पज के लिए थे। देखिएगा, क्योंकि हर्षवर्धन थे जो रिलीजियस थे, इन्होंने इसको बहुत ही बढ़ावा दिया था, और तमाम असेंबली या फेस्टिवल से ऑर्गेनाइज करवाते थे, तो उसके लिए जो चंदा आता था वो फोर्थ पार्ट होता था एक तरह का टैक्स का। जो तीस थर्ड पार्ट होता था वो ऑफिसर्स मतलब जो सेनापति या जो समय फौज में उनकी भर्ती होते थे उन सब के लिए था। सेकंड पार्ट स्कॉलर, क्योंकि उस समय रिलीजियन जो गुरुज होते थे उनको बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी, तो दूसरा पार्ट उनके लिए बांटा गया, और पहला पार्ट ये किंग अपने पास रखते थे। आगे देखिए, he divided his day into 3 पार्ट। जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पहला जो पार्ट था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को अटेंड करना ड्यूरिंग द फर्स्ट, एंड डिवोटिंग हिमसेल्फ रिलीजियस वर्क ड्यूरिंग द अदर टू। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि हर्षवर्धन एक बहुत ही जो रूलर्स थे वो एक रिलीजियस में भी उनका बहुत ज़्यादा भरोसा था, वो युद्ध में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे रखते थे, और प्लस जो किंगडम था उसको इन्होंने बढ़ाया दिया। तो हर्षवर्धन जो अपने 3 पार्ट में इन्होंने अपने दिन को बांट रखा था। उसमें से जो पहला पार्ट था वो एडमिनिस्ट्रेटेड के राज्य में क्या चल रहा, राज्य वालों की क्या समस्या है, इसको सुनते थे, और बाकी ये जो 2 पार्ट थे इसको इन्होंने रिलीजियस पर्पस के थ्रू अपने लिए बांट रखा था कि इस दौरान जो है हम धार्मिक काम किया करेंगे। He used to have frequent tours of एक सेकंड He used to have frequent tours of inspection around his kingdom। वो अपने किंगडम के कभी कभार टूर पे चले जाते थे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कोई दिक्कत है, या जो भी वहाँ के रूलर से वो जो सेनापति है जिनको चार्ज दिया गया क्या वो अपना अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं, इन सब बारों में देखने के लिए हर्षा चले जाया करते थे। सोसाइटी उस समय की कैसी थी देखिएगा। लॉ एंड ऑर्डर some lawson as infer from travel statement Hussein Tesen wherein he stated that he was robbed as well। देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो लगभग ठीक था लेकिन इतना मजबूत नहीं था। उस समय कुछ ना कुछ चोरियां हुआ करती थी, कुछ ना कुछ मिसबिहेव हुआ करते थे। हिजन तसंग जो उस समय के अभी मैंने पढ़ाया था, जो मेन आपको उस समय के ट्रेवल आए थे चाइना से, उन्होंने भी लिखा गया है कि वो खुद ही चोरी हो चुके थे। अब भाई वो उनके खुद ही का सामान चोरी हो गया तो वो तो अपने ट्रेवल में चीज को लिखेंगे ही लिखेंगे। तो उस समय का लॉ एंड ऑर्डर था वो अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, और वो कहीं ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स पाए गए। आगे देखते हैं। Right hand of robbers was amputated, but later it appears under the influence of Buddhism, his severity of punishment was mitigated and criminal were punished for life। देखिएगा, क्योंकि उस समय चोरियां होती थी, तो सपोज कोई चोर पकड़ा गया तो उस समय हर्षवर्धन ने क्या नियम अपनाया था कि मान लीजिए
कोई चोर पकड़ा गया तो जो उसका राइट हैंड होगा उसको काट दिया जाता था। अब भाई जब उसका राइट हैंड काट दोगे ताकि उसको जिंदगी भर इस चीज का अफसोस रहेगी उसने ऐसा क्यों किया, और वो आगे चोरी ना कर पाए। तो आफ्टर ऑल ये चोरी का खर्चा यहीं से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं था। तो खैर ये प्रैक्टिस इनकी काफी समय तक चलती रही, लेकिन फिर इन्होंने इस प्रैक्टिस को मिटिगेट कर रखा था और ये कहा गया था कि इसको जो है हम लोग पनिश किया करेंगे। अब बताया गया कि ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि कहा गया कि बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने, हर्षवर्धन ने ऐसा किया था। Brahman and Kshatriya were reported to lead a simple life, but the noble and priest lead a luxurious life. The Shudra were generally agriculturists and their status improved as compared to past. देखिएगा हर समय हम लोग जब भी कोई ऐसी बात होती तो चार ही जो उस समय के हमारे एक SC ST जनरल और वो मतलब कहा गया है ना कि जात पात जो उभर के आते थे, तो उस समय के जो मेन चार प्रोमिनेंट जात कही गई हैं उसमें से एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक शूद्र, और उसमें क्या देखिएगा ये जो तीसरी लेवल है ना ये कभी भी एक स्थिर नहीं रही है, इसका हमेशा से अलग ही होता आया है। लेकिन जो मेन रूलर्स थे वो ये कहे गए और शूद्र जो थे इनके लिए कहे गए, ठीक है। और जो ये जो तीसरी लेवल है ना ये आप कह सकते हैं नोबल हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, या अदर जो इनसे भी डाउनफॉल होते जो जो नीचे वाले लोग होते थे उनका लेवल यहाँ पे दिया गया है। तो कोई क्लियर एक टर्म इनके लिए मेंशन नहीं है। तो उस समय देखिएगा क्या था, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो एक सिंपल लाइफ जिया करते, मतलब कोई बहुत ज्यादा पैसा या भव्यता उनकी जिंदगी में नहीं थी। लेकिन जो नोबल और प्रीस्ट थे वहां के वो लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। जो शूद्र थे मतलब जो अभी हमने बताया वो एक एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, मतलब खेती बाड़ी का काम ये लोग देखा करते थे। जो इनका स्टेटस था मतलब जो मारा पीटी और जो नीचा दिखाया जाता था उनको ब्राह्मण क्षत्रिय, वो एज कंपेयर टू द पास्ट, पास्ट मतलब गुप्ता के ही रूल हुआ ऑब्वियसली। तो उस समय की जो शूद्र की स्थिति थी वो हर्षवर्धन के टाइम में थोड़ी बेटर हो गई थी। आगे देखते हैं। द स्टेटस ऑफ द स्टेटस ऑफ अनटचेबल सच एज द चंडाल कंटिन्यू टू बी पैथेटिक एंड दे सफर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। देखिएगा शूद्र जो थे वो तो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, और हालांकि जो उनकी उस समय की जो सिचुएशन थी वो खराब होती थी, लेकिन जो उनका स्टेटस था वो फिर भी पास्ट कंपैरिजन में इम्प्रूव हुआ था। लेकिन जो अछूत होते थे, अछूत जो एक वर्ड हम लोग पुराने समय में यूज करते थे, जैसे चंडाल को कहा गया है। चंडाल क्या होते थे, कब्रिस्तान में जो काम वाम करते हैं, जो शमशान घाट में उस समय काम क्योंकि कब्रिस्तान का कल्चर तो ऑब्वियसली था ही नहीं, तो जो शमशान घाट में काम करते थे मुर्दों को जलाना ठिकाने लगाना ये सब का काम चंडाल का था। तो उनको एक तरह से अछूत कहा गया है। तो इनकी जो उस समय की सिचुएशन थी वो पैथेटिक मतलब दर्दनाक थी, और वो सारी ही डिसेबिलिटी से सफर किया करते थे। फॉरेस्ट गार्ड वर नोन एज वनापला। देखिए उस समय जंगल की रक्षा के लिए जो गार्ड अपॉइंट किए जाते थे उनको कहा गया वनापाला। एंड द चीफ ऑफ ऑल द विलेजेस, और जो हर मतलब जो विलेज होते थे उसके जो चीफ होते थे उनको कहा गया सर्वपल्ली पट्टी। देखिएगा दो टर्म जरूर याद कर लीजिएगा, एक वनापाला, एक सर्वपल्ली पट्टी। ये जो दो नाम थे, वनापाला थे वो फॉरेस्ट गार्ड कहे गए, और सर्वपल्ली पट्टी जो कि विलेजेस के चीफ होते थे। आगे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही चल रहे हैं। हिस्टोरियन तसिम पॉइंटेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट इनटू, देखिएगा हर्षवर्धन के समय में ही हिस्टोरियन तसिम ने मेंशन किया है कि जो बुद्धिस्ट का वो था ना संगठन, वो 18 पार्ट्स में अपने आप को बांट गया था, ठीक है। नालंदा उस समय का जब वो ग्रेट सेंटर उभर के आया था बुद्धिज्म स्टडीज एंड ह्यूज मोनेस्टिक, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नालंदा में हर्षवर्धन ने बहुत बड़ी मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो उस समय में जो नालंदा थी वही एक बुद्धिस्ट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उभर के आई थी और उसमें एक बहुत ही बड़ा मोनेस्टिक स्टैब्लिशमेंट था जो कि हर्षवर्धन के थ्रू हुआ था। Another Chinese traveler, Yang Jing Haitishing, also visited India in 670 century and lived for 10 years in the Nalanda monastery. देखिएगा पहले तो ह्यूसेन तुशिंग आए थे चाइना से, उसके बाद जो मेन आए थे इंपॉर्टेंट रूलर वो थे याइचिंग आई तिशिंग। ये नालंदा मोनेस्ट्री में रहे थे 10 साल तक, और ये भारत आए थे 670 में। ही डिस्क्राइब मतलब कि यान तिशिंग ने डिस्क्राइब किया जो नालंदा था वो 200 विलेजेस का इसमें रेवेन्यू जो है उसमें आता है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो कल्चर तो वो चार पार्टों में बांटा गया जो इनका टैक्स हुआ है, 1 2 3 और 4। तो जो पहला था वो किंग के पास, दूसरा प्रीस्ट के पास, तीसरा ऑफिसर्स के पास, और चौथा जो होता था वो रिलीजियस पर्पस स्कॉलर्स। तो ये जो नालंदा था ना ये भी एक तरह का उस समय रिलीजियस था। तो इन 200 विलेजों से जो भी रेवेन्यू आता था वो यहाँ पे इस्तेमाल